नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा लगभग 1-2 महीने से कई ग्लोबल रीजंस और फंडामेंटल कारणों के कारण बैंक निफ्टी और निफ्टी में मेजर फॉल देखने को मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पर हमें फॉल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस फॉल में कई लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और अगर आप या फिर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या फिर आप एवरेज करने की सोच रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि क्या ये सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, तो बस इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक में, क्योंकि मैं आपको केवल ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या अभी इन्वेस्ट करने का सही तरीका है, बल्कि मैं आपको खुद कैपेबल बनाने वाला हूं कि आप खुद समझ सके कि इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम कौन सा रहने वाला है। यानी मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे कोई एक्सपर्ट आपको बताएगा कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। हम कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं टेक्निकल नॉलेज को डीप में डिस्कस करूंगा, जिसमें प्राइस एक्शन को समझेंगे जो हमें बॉटम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ हम फंडामेंटल सिनेरियो को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो मार्केट के लिए क्या कह रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखते हैं आखिर इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या है। तो देखिए, अब मैं जैसा मैंने आपको कहा, मैं आपको खुद कैपेबल बनाने वाला हूं ताकि आप खुद पहचान सकें। तो पहले देख लेते हैं कि राइट अप्रोच क्या है, हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या एक तरीका है या फिर सेट ऑफ वेज है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि इज दिस रियली अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट या फिर एवरेजिंग कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द बॉटम बट यू कैन इन्वेस्ट इन बॉटम। गाइज, ये लाइन सोचने के लिए मैंने करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लिया है। मुझे एक इस लाइन में इतना सब कुछ छुपा हुआ है जो आपके पूरे थिंकिंग को, आपके पूरे थिंकिंग मेथोडोलॉजी को बदलने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स, चाहे आप ट्विटर का बात कर लीजिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया का बात कर लीजिए, वो ऐसा दावा करते हैं कि वो मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी उनका मानना है कि अगर उन्होंने बता दिया कि यहाँ मार्केट का बॉटम है और यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर जाने वाली है तो ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये सरासर गलत रहता है। कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट ना आज तक कर पाया है, ना आज के बाद कभी कर पाएगा। और जो भी आपसे ऐसा कहता है, आप समझ लीजिए वो केवल अट्रैक्शन गेन करने के लिए कर रहा है और उसे रियल में मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मार्केट के बॉटम में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। यानी जब मार्केट अपने बॉटम बना रहा होगा, उस टाइम पे हम अपना पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। तो फिर आखिर ये कौन सा तरीका है? आप सोच रहे होंगे कि जब हम बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम बॉटम में पैसा लगा कैसे सकते हैं? तो इसका तरीका है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग और टाइमिंग, ये दो चीज़ वो है। पोजीशन साइजिंग और टाइमिंग, अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो आप बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं करते हुए भी आप बॉटम पर अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो आखिर ये तरीका क्या है? आखिर मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ? तो चलिए अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि आखिर मेन मुद्दा क्या है इस साइकोलॉजी का, जिसको सीखने की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको सिखाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी दरअसल है जिसे हम पोजीशन साइजिंग कहते हैं। पोजीशन साइजिंग समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग समझने से पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी बन ही नहीं सकते हैं। और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के ऊपर शायद ही कोई आपको डिस्कशन करते हुए मिलेगा। इट इज़ नॉट हाउ मच बट वाट आर यू इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। मतलब आप मार्केट में कितने पैसे लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है, आप मार्केट में कौन से पैसे लगा रहे हैं इसका मतलब सबसे ज़्यादा है। आप कौन से पैसे मार्केट में लगा रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता आप ये प्रिंसिपल या इस साइकोलॉजी को आपने पहले कहीं पढ़ा या सुना है, बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से मानता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पैसे आप मार्केट में लगाने वाले हैं, क्या वो पैसे आपने किसी से लोन लिए हैं या फिर वो आप अपने
इमरजेंसी फंड से निकाल कर मार्केट में लगा रहे हैं। इमरजेंसी फंड मतलब मान लीजिए आपको कोई हेल्थ की इशू आ जाए या फिर कोई भी इमरजेंसी काम के लिए जो आपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, क्या आप वो पैसे मार्केट में लगा रहे हैं? क्या आप किसी से लोन या फिर उधार लेके पैसे मार्केट में लगा रहे हैं? या फिर अभी आपका बजट ये अलाउ नहीं करता है कि आप मार्केट में उतने पैसे लगाएं जितने आप लगा रहे हैं? देखिए, अगर आप 1,000 रुपये भी मार्केट में लगाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपका बजट आपको केवल 500 रुपये अलाउ करता है और आप 500 रुपये के बजाय 2,000 रुपये मार्केट में लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत गलत बात होती है जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी नहीं बनने देगी। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, मार्केट नाम ही इसी का है। मार्केट में जो साइकोलॉजी और इतने सारे फैक्टर्स काम करते हैं वो इसको ऊपर नीचे ले जाते रहेंगे, लेकिन ये जो हाईली वोलेटाइल स्विंग्स होते हैं इसमें वही नहीं डरता है जो अपने पैसों का ध्यान रखता है। यानी जो पैसे उसने मार्केट में लगा रखे हैं वो उसके एक्स्ट्रा पैसे थे जिसे उसने केवल इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल रखा था। ये उसका कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि वो उन पैसों को मार्केट से निकाले, यानी लॉस में अपने पोजीशन को बुक करे। इसीलिए आप मार्केट में क्या लगा रहे हैं, आप मार्केट में कौन सा पैसा लगा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, मार्केट कोविड के बाद से एक अच्छी खासी रैली कर रहा था, तो मान लीजिए इस रैली में कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया और उसने लोन लेकर या फिर किसी से पैसे मांगकर उसने मार्केट में पैसे लगा दिए, और अभी मार्केट एक करेक्टिव फेज में चल रहा है। ये करेक्शन बहुत ज़्यादा नीडेड था। अब भले इस करेक्शन के पीछे कोई भी रीज़न हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये करेक्शन काफ़ी ज़्यादा नीडेड था। तो इस करेक्शन में उन लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं जिनके पैसे सेफ नहीं थे, यानी उन्होंने लोन से पैसे लिए थे, उन्होंने अपने इमरजेंसी फंड से पैसे लिए थे, या फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट फंड को एक्सटेंड कर कर इसमें पैसे डाले थे। तो अभी वो पैनिक में अपने पोजीशन को लॉस में कट कर रहे हैं। तो वहीं एक दूसरा ट्रेडर जो सेफ मनी, यानी जो एक्स्ट्रा पैसे उसने इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल रखे थे, वो अभी बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और वो अभी इस फिराक में है कि कब वो अपने पोजीशन को और ऐड कर सके ताकि उसके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सके आने वाले टाइम में। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का मार्केट ऑल टाइम बियरिश नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 से लेकर 2 साल तक हमें एक बियरिश फेज देखने को मिले, लेकिन ऑल टाइम बियरिशनेस इम्पॉसिबल है इंडिया जैसे ग्रोइंग मार्केट में। तो फिर 1, 2, 3 साल बाद हमें रिटर्न मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि कई सालों का स्टैट्स हमें ये कहता है कि 12 से 15% रिटर्न हमें मिलता है। तो हो सकता है हमें आगे आने वाले 1-2 साल में 3 से 4% का ही रिटर्न मिले और उसके बाद 17 से 18% का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन इस पीरियड को सस्टेन करने के लिए हमें वैसा माइंडसेट चाहिए जो हमें केवल एक सेफ मनी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए मैं पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। जो पैसे आपने अपने फैमिली के लिए बचा रखे हैं वो वहीं रहने दें, जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसे हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर सोचिए। तो चलिए, ये पॉइंट मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, होप आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल नॉलेज पे कि आखिर पोजीशन साइजिंग से हम क्या खेल सकते हैं कि हमें बॉटम के प्राइस पर बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। तो देखिए, इसका तरीका ये है कि अगर हमारे पास 100 रुपए का कैपिटल है तो हम इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, और ये डिवीज़न का रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम किस बेसिस पे इसको डिवाइड करने वाले हैं? तो इसको डिवाइड करने का बेसिस हम मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे हम ये देखेंगे कि हमें किन किन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। मान लीजिए मार्केट अभी जिस फेज़ में पहुंचा हुआ है उस फेज़ में हमें एक प्राइस एक्शन दिख रहा है कि मार्केट में एक बॉटम फॉर्म हो रहा है। मैं प्राइस एक्शन भी डिस्कस करने वाला हूँ, कौन से प्राइस एक्शन होंगे आगे आने वाली इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है इस वीडियो के लिए, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो प्राइस एक्शन हमें कौन सा देखना है? मान लीजिए वो प्राइस एक्शन हमें मिल गया तो हमने अपना 20% कैपिटल डिप्लॉय कर दिया। तो अब हमारा 20% कैपिटल डिप्लॉय हो गया, पर अभी भी हमारे पास 80% कैपिटल बचा हुआ है, तो हम अभी बहुत ज़्यादा सेफ है। मार्केट अगर 2x नीचे यानी 2 टाइम और गिर जाता है, 2 गुना और गिर जाता है, फिर भी हम सेफ रहेंगे क्योंकि हमारे पास एवरेज करने का कैपिटल बचा रहेगा। और फिर मान लीजिए कोई एक फंडामेंटल रीज़न था जो मार्केट को गिरा रहा था,
मान लीजिए जैसे अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो ये फंडामेंटल रीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में सारे इशू सॉर्ट हो जाते हैं, तो हम 40% कैपिटल अपना लगा देंगे, क्योंकि जो मेजर रीजन था जिस कारण मार्केट गिर रहा था वो अभी सॉर्ट हो चुका है। तो अब मार्केट के पास कोई और कारण नहीं बचा है नीचे गिरने का। देखिए, मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और ये उनकी साइकोलॉजी ही है जो मार्केट को चलाती है। तो कोई भी न्यूज़ होता है उस पर मार्केट का काम है रिएक्ट करना। तो कोई न्यूज़ थी जिस कारण मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया, तो जब वो न्यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट फिर रिएक्ट करेगा और उसी तेज़ी से हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो फिर फंडामेंटल रीजन 40-20, यानी मान लीजिए हमारा 60% कैपिटल डिप्लॉय हो गया है, पर फिर भी मान लीजिए क्योंकि हम मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमने अपना 40% कैपिटल अभी भी बचा के रखा हुआ है। और मतलब किसी भी सिनेरियो में अगर मार्केट अभी भी नीचे आ जाता है तो हम इस 40% का जो हमारा इमरजेंसी फंड था हम इसको यूज़ करेंगे और हम और एवरेज डाउन करते हुए अपने एवरेज बाइंग प्राइस को नीचे ले आएंगे, जिस कारण हमें आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए अगर हमने 60% कैपिटल टोटल इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, यानी हमने जो सोचा था वही हो रहा है, तो इस बचे हुए 40% का क्या करना है। तो इस बचे हुए 40% को हम पिरामिडिंग करेंगे। इस टेक्निक को हम पिरामिडिंग करते हैं, यानी मान लीजिए अभी इसको रिमूव करते हैं। मान लीजिए हम मार्केट यूं गिर रहा था, यहाँ पर हमने बॉटम को प्रेडिक्ट किया और लगभग मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो हमें इसके बाद भी ये छोटे छोटे करेक्शंस देखने मिलेंगे। तो इन छोटे करेक्शन में ही हम अपने बाकी बचे हुए 40% कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे। तो पोजीशन साइजिंग की अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो पॉसिबल नहीं है उसको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसी कोशिश में कई लोग बॉटम को प्रेडिक्ट करने के इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी पॉइंट पे आके अपना 100% कैपिटल डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट और नीचे चलता चला जाता है और उनके पास अब कैपिटल ही नहीं बचता है कि वो अपने बाइंग प्राइस को और एवरेज डाउन कर सके। तो इसीलिए हमें इस 20, 40 और 20 और 40 और फिर बाकी 40% वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आप पोजीशन साइजिंग की इस बहुत बड़े सीक्रेट को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मैं आपको करंट सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। देखिए, अब तक जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको बताई वो आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, पर अब बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो में, यानी अभी 2022 में जो हमारे मार्केट का सिनेरियो है उस हिसाब से हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए अभी। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल रीजंस को चेक करते हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट के गिरने का पीछे फंडामेंटल रीजंस काफ़ी बड़े थे, इसलिए मार्केट में हमें ये शार्प फॉल देखने को मिला। देखिए, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉल था वो इतना डीप डाउन रिट्रेसमेंट नहीं कह रहा था। हमें रिट्रेसमेंट की ज़रूरत तो थी, लेकिन हमें इतने बड़े रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी जितना भी मार्केट में आया है। ये रिट्रेसमेंट अभी बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस थे जो इस टाइम मार्केट को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहला, रशिया यूक्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। ये देखिए, रशिया यूक्रेन वाला जो इशू है बहुत सालों से इधर उधर घूम रहा था। मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की स्थिति है, वैसे ही रशिया यूक्रेन के बीच में भी थोड़े छोटे मोटे लफड़े होते थे, लेकिन अभी 2022 में रशिया ने फुल फ्लेज्ड अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस है जिस पे हम नहीं जाएंगे, पर इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है जिस कारण मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है। तो देखिए, यूक्रेन और रशिया को मिला दें, रशिया तो वैसे सेकेंड सबसे बड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरर है, ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है रशिया। तो अगर रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लग रहे हैं तो उस कारण जो रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट होने वाला है। और जब ऑयल किसी भी कंपनी, मतलब जो सेकेंड इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका ऑयल एक्सपोर्ट घटता है यानी सप्लाई कम होती है, तो डिमांड तो उतनी है, जिस कारण क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगा। और क्रूड ऑयल ही है जो इकोनॉमी को बहुत तरीके से, मतलब जो महंगाई कितनी होने वाली है और आरबीआई के जो रेट्स हैं वो सब क्रूड ऑयल के प्राइस पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर इन्फ्लेशन की इश्यूज भी सामने आने लगे। ये इशू देखिए लगभग 1-2 साल से है इन्फ्लेशन का, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण ये बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और इसी की चिंता सारे इकोनॉमिस्ट को है, जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट है उन सभी को इसकी ज़्यादा चिंता है बजाय इसकी। देखिए, ये तो कॉज था,
मतलब इसके कारण हमें इन्फ्लेशन पे जो प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा था वो कई गुना बढ़ चुका है। और इसी महंगाई के बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण मार्केट में हमें ये शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, रशिया यूक्रेन का रीजन खत्म भी हो जाता है तो फिर भी हमें इन्फ्लेशन इशू अभी भी झेलना पड़ेगा। अमेरिका में फेड की एक के बाद एक कई मीटिंग्स हो रही थी इवन बिफोर रशिया अटैक्ड यूक्रेन। तो फेड्स की मीटिंग से ही मार्केट बियरिश होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सबको लग रहा था रेट हाइक्स होने वाले हैं। और फिर उसके ऊपर से रशिया यूक्रेन का मुद्दा आ गया, तो इसलिए ये माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और हमें शार्प फॉल देखने को मिला। तो क्या ये सारे रीज़न ख़त्म हो गए अभी? देखिए, रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 डेज चल सकता है, और क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें नाटो के भी आने की बात कही जा रही है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये एक न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए, जो कोई नहीं उम्मीद करता, मैं भी नहीं चाहूँगा। ये काफ़ी डिवेस्टेटिंग होगा हमारे पूरे देश के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए काफ़ी गलत होगा। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो ऑफ कोर्स मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खुद में इवेंट रहेगा। तो आई होप सो ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने 40% कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, रशिया यूक्रेन का मामला तो अभी नहीं हटा है, यानी अगर हम फंडामेंटल को चेक करें तो रशिया यूक्रेन का इशू अभी भी इंटैक्ट है। इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी बहुत ज़्यादा है, यानी सेकेंड रीज़न भी अभी हटा नहीं है। और जो थर्ड रीज़न है इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखिए ये कोविड के बाद से बहुत सारी इकोनॉमीज़ ने काफ़ी फास्ट रिकवरी की है, जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल था। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है हम सभी के लिए। और मैं इसके साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, वो है इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शन का प्रभाव ग्लोबल मार्केट में तो नहीं पड़ेगा, पर इंडियन मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी यूपी के साथ साथ 5 और मतलब टोटल 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, मेजरली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट के पास और एक रीज़न मिल जाएगा नीचे की तरफ गिरने के लिए। तो इस इलेक्शन में बीजेपी का जीतना भी बहुत ज़रूरी है, जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये मार्केट का बॉटम हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर फंडामेंटल रीजंस तो ये कह रहे हैं कि ये बॉटम होने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। देखिए, मैं यहाँ पे कम बोल रहा हूँ, लेस बोल रहा हूँ, पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बॉटम नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट के बॉटम को, जैसा मैंने कहा, प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब मैं आपको टेक्निकल चीज़ें समझाता हूँ कि आखिर हम चार्ट में ऐसे क्या पैटर्न्स देख सकते हैं जो हम समझ जाए कि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हाईली प्रोबेबल प्राइस एक्शन ऑफ बॉटम। मतलब बॉटम पे आके मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे प्राइस एक्शन बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल इसमें मैं 4 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। पहला तो है RSI डाइवर्जेंस, दूसरा है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और फिर है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और फिर है ट्रेंड एग्जॉर्शन। ये 4 पॉइंट्स अगर हम प्राइस एक्शन में ध्यान दें तो हम समवॉट समझ सकते हैं कि ये बॉटम हो सकता है। दिस मे बी प्रोबेबली अ बॉटम ऑफ द मार्केट फॉर नाउ। चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। RSI डाइवर्जेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देना चाहता हूँ, वैसे आप सभी को पता ही होगा। मान लीजिए मार्केट ऐसे लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, तो ये एक लो लगा और एक ये लो लगा, और नीचे अगर आप नीचे यहाँ पर RSI का चार्ट देखेंगे तो RSI यहाँ पर एक लो लगाता है, पर जब मार्केट नेक्स्ट लो लगा रहा होता है तो RSI का जो लो होता है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस इस तरीके से मूव किया, पर जो RSI है उसका लो इस तरीके से मूव किया। तो इसी के बीच में जो डाइवर्जेंस क्रिएट होता है उसे हम RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। देखिए, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, तो ये बता रहा है कि जो ये नया लो लगा है उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं और इसका स्ट्रेंथ कम है। तो ये बताता है कि ये एक लो जो है उसको बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट वैलिड नहीं मान रहे हैं और वो यहाँ पर बाई करके मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इंडिकेशन कि ये प्रोबेबली मार्केट का बॉटम हो सकता है। दूसरा क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए, जैसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है या फिर हैमर पैटर्न होता है, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होते हैं जो हमें एक शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बॉटम को पहचानने में मदद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर टाइम फ्रेम देखना। तो देखिए, अगर आप टाइम फ्रेम पर गौर फरमाएंगे तो टाइम फ्रेम हमें या फिर वीकली का लेना है, और वीकली का टाइम फ्रेम भी कम पड़ जाता है अक्सर, तो हमें मंथली के टाइम फ्रेम को देखना है।
मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को चला के हम देखेंगे, वहाँ पर हमें अगर ऐसा कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये हो सकता है बॉटम हो। देखिए कंफर्म अभी भी नहीं कह सकते, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट को देखना होता है। जैसे देख लिया कोविड में मार्केट में ऐसे फॉल आया था, उसके बाद मार्केट ऐसे बढ़ रहा था और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना था, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्की रिकवरी आया और मार्केट अब दोबारा इसी जोन के पास आके खड़ा है। तो ये एक सपोर्ट जोन है। देखिए यहाँ इसलिए इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन से भी मार्केट में बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ऐसे सपोर्ट जोन्स को भी मार्क करते रहना चाहिए। और अब लास्ट और एक थोड़ा सा एडवांस्ड पॉइंट में आ जाते हैं, जिसे मैं ट्रेंड एग्जॉशन कहता हूँ। ट्रेंड एग्जॉशन क्या होता है? देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट पहले यहाँ पर हॉल्ट किया, थोड़ा देर मार्केट ने हॉल्ट किया। देखिए मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ पर रुकता है, मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया है और मार्केट फिर यहाँ पर रुकता है और फिर बहुत देर रुकने के बाद इस रेंज का एक ब्रेकआउट आता है और वो काफ़ी एक शार्प मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ दिखती है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये मूवमेंट बहुत शार्प होती है, ऐसा लगता है कि मार्केट अब बहुत ऊपर चले जाएगा, लेकिन थोड़े ही देर बाद इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद जब बहुत सारे बायर्स इसमें इंटर हो जाते हैं तो मार्केट धीरे 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 नीचे आना शुरू कर देता है। इसको हम ट्रैप कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को ट्रैप किया गया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, ताकि इन बायर्स को पता भी ना चले और कब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया है। तो देखिए इसी तरह अभी भी मार्केट बहुत शार्प फॉल कर रहा है, तो फिर मार्केट ऐसे यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और एक नया बॉटम लगाएगा और इस बॉटम में हमें RSI के डाइवर्जेंस को देखना है और ये बॉटम बनने के बाद हमें यहाँ पर एक इनगल्फिंग या फिर हैमर या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है और फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगा। देखिए ये होता है कंप्लीट 4 स्टेप मेथोडोलॉजी टू फाइंड द बॉटम ऑफ मार्केट, टू फाइंड द प्रोबेबल बॉटम ऑफ द मार्केट। अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकेंगे और मार्केट में सही टाइम पर इन्वेस्टिंग कर सकेंगे। तो फिर ये दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा और इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन है बताइएगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी मुझे चार्ट में चलकर आपको ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मैं छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम प्योर लेवल्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स हैं जिसके बाद हमें अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग का मतलब देखिए मेरा वो है, आप पोजीशन साइजिंग को हमेशा ध्यान रखेंगे, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इन्वेस्टिंग कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कब 20% इन्वेस्ट करेंगे, कब आप 40% इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई और जानना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। देखिए मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और ये मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप इसमें मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। देखिए इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा गेन नहीं होने वाला है, बट हाँ जो लोग परेशान हैं अभी इस मार्केट के फॉल से उनका कुछ उनको हेल्प हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फिर चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जय हिंद।